राइट, आपको ये शीट नजर आ रही है? यस सर, नजर आ रही है। तो जनाब यस सर। एबीसी को हम डिस्कस करेंगे, रिकॉर्डिंग चल रही है, ठीक है। एबीसी को हम डिस्कस करेंगे कि एबीसी क्या था, और इसको हम कहते हैं बेसिकली एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, ठीक है। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग है। आपको याद होगा जब हमने जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग डिस्कस की थी, तो वहाँ पे हमारे पास जो मसाइल थे किसी भी जॉब की कॉस्ट निकालने के लिए, वहाँ पे था कि जी डायरेक्ट मटेरियल हमने फाइंड करना है, डायरेक्ट लेबर फाइंड करना है, उसके बाद एमओएच फाइंड करना है जो कि इनडायरेक्ट था। ओके, तो ये एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग है, ये डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर के मुताबिक नहीं होगी। ये जैसे भी आप उसको करते थे जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग के तहत मटेरियल और लेबर फाइंड करते थे, आपने सेम उसी एंगल से इसको करना है। एबीसी आपको हेल्प करेगा सिर्फ और सिर्फ एमओएच के मतलब कि आपका एमओएच जो है वो अपने कैसे अपने डिफाइन करना है। तो इनिशियली जब हम उसको ट्रेडिशनल कॉस्टिंग सिस्टम जैसे कि जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग सिस्टम था, तो उस सिस्टम के तहत हम कैसे एलोकेट करते थे एमओएच को। फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर हमने कोई एग्जांपल लेता हूँ कि एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री में कोई प्रोडक्ट्स बन रही हैं, और टोटल एमओएच जो हमने देखा है इस पूरे साल का, ठीक है, ये एस्टिमेट किया है या बजट किया है आपको। अब बजट का भी आपको अंदाजा हो गया है कि बजटेड भी हो सकता है, स्टैंडर्ड भी हो सकता है, ठीक है। आप उसके मुताबिक भी सोच सकते हैं कि स्टैंडर्ड एमओएच भी हो सकता है, बजटेड भी हो सकता है, आपका कैलकुलेशन भी हो सकता है, प्रीवियस हिस्ट्री की बेस पे भी हो सकता है, व्हाट एवर द सिनेरियो कुड बी। आपके पास लेट्स से कि जी 1 मिलियन आपने डिफाइन किया था, एस्टिमेट किया था कि आपकी जो भी फैक्ट्री है उसमें जो भी प्रोडक्ट बन रही है उसके ऊपर 1 मिलियन का आप अब एमओएच आप लगाते हैं। इस एमओएच को आप बाद में एलोकेट करते थे, एस्टिमेट करते थे। जब आप कॉस्टिंग वो की ट्रांजैक्शन करते थे तो आपने उसमें देखा होगा कि जी बेस्ड ऑन व्हाट, बेस्ड ऑन मशीन आवर्स, ठीक है। हमारे पास ये एग्जांपल होती थी कि मशीन आवर्स की बेस पे करते थे। यहाँ पे हम बेस्ड ऑन लेबर आवर्स, ठीक है, हमारे पास ये चीज़ें आ जाती थी। कोई भी हमारे पास जो भी हम डिफाइन करते थे कि भी हम इसको किस तरह से बेहतर अंदाज से हम एलोकेट कर सकते हैं, हम उसके एंगल से इसको एलोकेशन इसकी ये वाली मशीन आवर्स या फिर बेस्ड ऑन लेबर आवर्स हम इसको चीज़ें कर सकते थे। तो उसमें काफ़ी ज़्यादा एग्जाम्पल हैं। डायरेक्ट मटेरियल की बेस पे भी आप करते थे, आपने जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग के न्यूमेरिकल की, उसमें डायरेक्ट मटेरियल की बेस पे भी हुआ हुआ है। तो दे आर मैनी मैनी थिंग्स आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। अच्छा, अब एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में क्या होगा? एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में यही जो आपके जो मशीन आवर्स हैं या फिर लेबर आवर्स हैं, इसी चीज़ों को हम देखेंगे। लेकिन यहाँ पर हम डिफाइन करेंगे, एक तो सबसे पहली चीज़ ये है कि ये सिंगल प्रोडक्ट के लिए यूज़ नहीं होगी, ठीक है। ये अगर आपकी फैक्ट्री में एक सिंगल प्रोडक्ट है तो उसके लिए यूज़ नहीं होगी। इसके लिए आपको एटलीस्ट 2 प्रोडक्ट्स चाहिए, एटलीस्ट 2 प्रोडक्ट्स आपको चाहिए इन ऑर्डर टू इम्प्लीमेंट दिस एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग सिस्टम। ठीक हो गया जी। अच्छा, मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल भी देता हूँ, फिर उस एग्जांपल के हिसाब से हम फिर डिस्कस करते हैं कि लेट्स से कि हमने उसी एग्जांपल में लिया कि जी एमओएच जो है हमारे पास है 1 मिलियन आपके पास एमओएच है। अब पुराने सिस्टम जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग के सिस्टम के तहत तो हमने इसको लेट्स से मशीन आवर्स की बेस पे या लेबर आवर्स की बेस पे डिसाइड कर दिया, वो हम उसको अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अब प्रॉब्लम ये है कि चूंकि सिंगल प्रोडक्ट नहीं है, एटलीस्ट 2 प्रोडक्ट्स हैं, तो लेट्स से हम 2 प्रोडक्ट ले लेते हैं। तो प्रोडक्ट ए है और प्रोडक्ट बी है, और उसके पे हमने एलोकेट करना है कि 1 मिलियन आपका ए और बी के दरमियान में डिवाइड होगा, और फिर उसके बाद ए की कॉस्ट निकलेगी, फिर बी की कॉस्ट निकलेगी, यूनिट कॉस्ट हम निकाल सकते हैं, तभी हम यहाँ पर ये चीज़ें आती हैं। अच्छा, हम क्या करते हैं, हम अपनी सारी जो मैन्युफैक्चरिंग चेन है उसको एनालाइज करते हैं, उसको एनालाइज करके देखते हैं कि आपका जो प्रोडक्शन का जो प्रोसेस है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, और उस स्टार्ट टू एंड के दरमियान में, स्टार्ट टू एंड के दरमियान में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व हैं, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व है, या फिर कॉस्ट पूल इन्वॉल्व है, ठीक है। कॉस्ट पूल के मतलब मैंने इतनी ज़्यादा बात नहीं की, लेकिन कॉस्ट पूल ये है कि मजमुआ ही होता है, कॉस्ट सेंटर आप उससे कह सकते हैं, वी कैन डिफाइन दैट विद द एक्टिविटी। अब उस एंगल से देखेंगे आपको ज़्यादा अच्छा समझ आएगा कि ये एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, कॉस्ट पूल क्या होता है, दोनों एक ही बात है वैसे।
तो हमारे पास ये एक्टिविटी वाइज देखेंगे तो हमने ये एनालाइज किया है। मैं आपको बुक की ही एग्जांपल ट्राई टू नरेट, ताकि आपका न्यूमेरिकल भी आपके साथ साथ हो जाए और आप एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के टॉपिक को भी आप समझ लें। तो उस बुक की जो एग्जांपल्स हैं उसी के हवाले से मैं आपको नरेट कर दूंगा, जो न्यूमेरिकल है हमने किया था उसी की बेसिस में। तो लेट्स से कि हमारे पास ये प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी अब मैन्युफैक्चर हैं। तो पुराने सिस्टम के तहत हम क्या करते हैं, हमने फॉर एग्जाम्पल 60% ए पे लगा दिया, 40% बी पे लगा दिया, 30% ए पे लगा दिया, 70% बी पे लगा दिया। अगेन वी जस्ट एस्टिमेट, वी आर नॉट फाइनली, हमारे पास एग्जैक्ट कोई चीज़ नहीं है। उसमें कुछ ज़्यादा भी हो सकती है, कमी भी हो सकती है, उसमें एरर के भी चांसेस हैं कि जो भी कॉस्ट मैनेजर है जिसने एलोकेशन करनी है उसके अपने पर्सनल बायसेस भी हो सकते हैं, ठीक है ना, वो काफ़ी ज़्यादा फैक्टर आ सकते हैं। लेकिन ए जो है वो उसकी ओवर कॉस्टिंग भी हो सकता है और बी की भी ओवर कॉस्टिंग हो सकती है। दोनों के साथ ही प्रॉब्लम रहेगी, तो दोनों आपस में एक दूसरे का कंपटीशन रहेगा। और फैक्ट्री में जब ये डिस्कस किया जाएगा, ऑब्वियसली कंपेयर किया जाएगा कि भी ए की सेल्स कितनी है, बी की सेल्स कितनी है, बी की कॉस्ट कितनी है, ए की कॉस्ट कितनी है। तो इस तरह की डिस्कशन में हमारे पास वी कांट से कि जनाब ए की कॉस्ट कितनी है और बी की कितनी है, एग्जैक्ट हम नहीं कह सकते, अंदाजा कर सकते। लेकिन अगर हम एग्जैक्ट निकालना चाहें, ठीक है, और मैं आपको छोटा सा एक जो है ना वो एग्जांपल देता हूँ। आप ओवरऑल तो आप एक्टिविटीज़ को वैसे काफ़ी डिफाइन कर सकते हैं अपने ऑब्जर्वेशन की बेस पे। लेकिन छोटी सी एग्जांपल अगर मैं देता हूँ कि जो बुक में भी न्यूमेरिकल है कि आपका जो प्रोडक्शन प्रोसेस है, ए और बी की प्रोडक्शन जो मैन्युफैक्चरिंग है, उसमें तीन किस्म की एक्टिविटीज इन्वॉल्व हैं। नंबर वन एक्टिविटी क्या है जी, आपकी असेंबली। असेंबली ले लूँ या फिर मैं मटेरियल हैंडलिंग कर लेता हूँ, कि हमारे पास जो हम एक एक्टिव मटेरियल हैंडलिंग कर लेते हैं। सेकंड हम ले लेते हैं जनाब आपके मशीन सेटअप। थर्ड हम ले लेते हैं क्वालिटी इंस्पेक्शन। ये तीन चीज़ें हमारे पास एक्टिविटीज़ हैं, आप इससे ज़्यादा भी डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं एग्जांपल दूं तो आपके पास यहाँ पे आ जाता है कि जी वे हाउस, ठीक है, उसका अपने रेंट जो है उसको डिवाइड करना है। सिक्योरिटी गार्ड की जो चार्जेस हैं, ठीक है, सिक्योरिटी के जो अखराजात हैं, ए के ऊपर कितनी लगती है, बी के ऊपर कितनी लगती हैं, उसके मुतालिक आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास और काफ़ी ज़्यादा बेसिस आ सकती हैं। इस तरह की एक्टिविटीज़ आप डिफाइन कर लें कि जैसे क्वालिटी इंस्पेक्शन आवर है, ये भी एक एक्टिविटी है, इसकी भी सर्टन कॉस्ट आप पे करते हैं। मशीन सेटअप है, इसके तहत आपने मशीनिंग लगाई है कि मशीन पे कितनी देर वो प्रोडक्ट चली है, ठीक है। मटेरियल हैंडलिंग है कि कितना सामान उसके ऊपर लगा है सप्लाई कीमत में। छोटा मोटा अगर आप ए जो मैन्युफैक्चर गाड़ी की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अगर ले लें तो आपके पास ए लेते हैं होंडा सिविक है, बी आपके पास होंडा सिटी है। तो होंडा ए सिविक के ऊपर कितना मटेरियल लगा है, बी के ऊपर कितना मटेरियल लगा है, एमओएच वाला, डायरेक्ट मटेरियल की बात नहीं कर रहा, सिर्फ एमओएच की, क्योंकि वो होता है कि इनडायरेक्ट मटेरियल भी कुछ ना कुछ लगते हैं, जैसे ग्रीस है, जैसे स्क्रूज हैं, ठीक है, इस तरह की चीज़ें आपके पास आती हैं। मशीन पे वो कितनी देर वो प्रोडक्ट रही है, कितनी देर उस पर बना है, उसको मशीन आवर्स यहाँ पे आ जाते हैं। तो इस तरह से हमारे पास ये तीन एक्टिविटीज़ हैं और उस तरह से आप बेतहाशा एक्टिविटीज अपने आप को डिफाइन कर सकते हैं। इसके लिए यू हैव टू वर्क आउट विद द प्रोडक्शन मैनेजर के साथ। आप देखेंगे अपना पूरा वैल्यू चेन एनालाइज करेंगे और देखेंगे, स्क्रूटनाइज करेंगे कि आपके रिलेटिव एक्टिविटीज़ या फिर कॉस्ट पूल आप किसे मेजर कर सकते हैं। अच्छा, वंस आपने ये आइडेंटिफाई कर दी है कि जनाब आपके मटेरियल हैंडलिंग है, अब मटेरियल हैंडलिंग का जो आपका जो मय है वो हम कैसे कर सकेंगे, भी कितना मटेरियल इसके ऊपर लगे। तो लेट्स से कि मैं ये कहता हूँ कि जो मटेरियल हैंडलिंग जो है वो इज रिप्रेजेंटेड बाय नंबर ऑफ एक्विजिशन। नंबर ऑफ एक्विजिशन, अब नंबर ऑफ एक्विजिशन क्या है, ऑब्वियसली जब आप कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में हैं तो अपने स्टोर में से कुछ सामान लेके आना है, सप्लाईज लेके आनी है, तो कोई ना कोई आप एक्विजिशन स्लिप देंगे कि जी आपने आप प्रोडक्ट ए होंडा सिटी के ऊपर काम कर रहे हैं, आपको ग्रीस का एक डब्बा चाहिए, तो ऑब्वियसली आपने कोई स्लिप बनानी है, स्लिप के ऊपर आप
वो उसको लिखेंगे और स्टोर में जाएगा तो वो एक एक्विजिशन स्लिप हो जाएगी। तो ये कितनी नंबर ऑफ एक्विजिशन स्लिप है आप इसको देख सकते हैं, उसका टोटल देख सकते हैं, वॉट एवर द सिनेरियो कुड बी। लेकिन ये जो कॉस्ट है इस एक्टिविटी की वो इंक्रीज होगी विद द नंबर ऑफ एक्विजिशन। जितनी ज़्यादा आपके नंबर ऑफ एक्विजिशन ज़्यादा होंगे उतने ही आपके मटेरियल हैंडलिंग की कॉस्ट ज़्यादा होगी। तो इसीलिए हम यहाँ पे ये वाला जो नंबर ऑफ एक्विजिशन है इसको हम कॉस्ट ड्राइवर्स भी कह सकते हैं। मैं साथ साथ में जो ट्रेडिशनल जो कॉस्टिंग है उसको भी मैं कर रहा हूँ, साथ साथ में एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग की टर्मिनोलॉजी भी कर रहा हूँ, ताकि आपको दोनों में डिफरेंस फील हो जाए कि क्या है। अगर हम ट्रेडिशनल कॉस्ट सिस्टम पर देखें तो कॉस्ट ड्राइवर कहते हैं, लेकिन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में उसको कॉस्ट मैया के नाम पे और लिटरेचर में ज़्यादा पहचाना जाता है। तो ये आपके पास वी कैन अंडरस्टैंड दिस कि जिस तरह से नंबर ऑफ एक्विजिशन इंक्रीज होंगी उतने ही मटेरियल हैंडलिंग की एक्टिविटी की कॉस्ट ज़्यादा होगी। उसी तरह से मशीन सेटअप है। तो यहाँ पे हम यू कैन आइडेंटिफाई कि नंबर ऑफ मशीन आवर्स। ठीक है, अब यहाँ पे मशीन आवर्स की बेस पे हम कर सकते हैं, तो ये भी एक मैया आ जाता है। अगर हम क्वालिटी इंस्पेक्शन को देखें तो यहाँ पे नंबर ऑफ क्वालिटी इंस्पेक्शन आ जाती है। और यहाँ पे देखें क्वालिटी इंस्पेक्शन की भी एक सर्टन कॉस्ट होती है, क्योंकि मोस्टली अगर टेक्सटाइल सेक्टर में देखा जाए तो क्वालिटी कंट्रोल का एक मुकम्मल डिपार्टमेंट होता है। और उन्होंने फर्दर क्या कहते हैं जो भी इनकी प्रोडक्ट, क्योंकि कोई भी टेक्सटाइल यूनिट है वो लाजमी नहीं है कि अपने यूनिट बना रहा है, वो आउटसोर्स भी कर सकते हैं, तो उनके बंदे भी आते जाते हैं। तो इससे वही मिक्स डिपार्टमेंट एक्चुअली। आप किसी भी सेक्टर में जाएंगे तो वो वहाँ पे क्वालिटी में आपको ये चीज़ें मिलेंगी आपको। लोग हायर करते हैं, एक्सटर्नली बंदे हायर करते हैं क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर को कि जनाब वो आके देखें हमारी प्रोडक्ट का ज़्यादा देंगे पीछे देखें। तो यहाँ पे अगर इंडस्ट्रियल लेवल पे अगर हम देखते हैं, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग लेवल पे देखते हैं, तो यहाँ पे इंस्टॉलमेंट होते हैं जो अमेरिका से, कनाडा से, जापान से। फॉर एग्जाम्पल जापान से कोई मशीन हमने इंपोर्ट की है, वहाँ पे अपने कराची में हमने इसको लगाया है, लाहौर में लगाया है, सेटअप उसका लगा है, इंस्टॉलेशन की है। तो उसका जो क्या कहते हैं इंस्पेक्शन होगा, ठीक है, वो जापान से बंदे आएंगे, तो इस तरह की भी सर्टन कॉस्ट होगी। तो देयर इज सम एक्टिविटी गोइंग ऑन, और उसके अलावा उसका कॉस्ट ड्राइवर हमें मिल जाएगा कि उसको उसकी कॉस्ट को इंक्रीज कौन कर रहा है। क्वालिटी इंस्पेक्शन नंबर, ठीक है, नंबर जो है वो इंक्रीज कर रहा है। तो जैसे इतने ज़्यादा नंबर होंगे उतनी ज़्यादा कॉस्ट हो जाएगी यहाँ पे। तो सपोज कि हम यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं कि वंस वी आर डन विद दिस, ये एक्टिविटी डिफाइन करने से, ये तो मतलब 3 थी हैं, लेकिन आप 5, 6, 10 जो भी आपकी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग के दरमियान में आती हैं, आप उसको डिफाइन करके उसका आपने डिफाइन करना है कि उसका कॉस्ट ड्राइवर या कॉस्ट मेजर, उस एक्टिविटी को हम कैसे मेजर कर सकते हैं, आप कैसे समझ लें। वंस वो एक्टिविटी मेजर होगी, उसका कॉस्ट है वो पता चल गया कि हमें इसको ऐसे मेजर करना है, देन अगेन यू जस्ट हैव टू फाइंड आउट कि जनाब प्रोडक्ट ए पे, अब इसी एंगल से प्रोडक्ट ए है, फिर प्रोडक्ट बी है, इसी एंगल से हम देखते हैं। तो यहाँ पे आपके पास मटेरियल हैंडलिंग ए की, मशीन सेटअप ए का, क्वालिटी इंस्पेक्शन जो है आपकी ए की। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि ए के ऊपर लेफ्ट से 400 एक्विजिशन हैं ए के लिए, यहाँ 600 एक्विजिशन बी के लिए हैं। जो मशीन आवर्स जो हैं ए के ऊपर जो लगते हैं, ये कह सकते हैं कि जी 500 मशीन आवर्स ए के ऊपर लगते हैं, 1000 मशीन आवर्स बी के ऊपर लगते हैं। क्वालिटी इंस्पेक्शन के अंदर अगर मैं कहूँ तो ए की जो क्वालिटी इंस्पेक्शन है वो 50 है, और बी की जो है वो 100 है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यहाँ पर हमने देख डिवाइड कर दिया है दोनों प्रोडक्ट को उनके रिलेटिव एक्टिविटी वाइज। और फिर हम क्या सिंपल क्या होगा, हमने अगर निकालना होगा कि जनाब ए के ऊपर मटेरियल हैंडलिंग पे मद में कितना खर्चा हुआ है, तो यहाँ पे 400 हमारे पास के मौजूद है, एक्विजिशन मौजूद है। एक एक्विजिशन हमें कितनी कॉस्ट करती है, वो जस्ट नीड टू फाइंड आउट और उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो लेट्स से कि अगर हम बैक टू द अपने प्रॉब्लम की तरफ आते हैं, तो लेट्स से कि 1 मिलियन की मैंने यहाँ पे, ठीक है, 1 मिलियन हमारा एमओएच है, जिसमें से मैं ये एग्जांपल दे दूँ कि जी 50% जो है वो मटेरियल हैंडलिंग पे चला जाएगा, 30% जो है वो आपका मशीन सेटअप पे चला जाएगा, क्वालिटी इंस्पेक्शन पे 20% आपका चला जाएगा। अब आपने ये देखना है कि जी टोटल आपकी एमओएच जो 1 लाख 1 मिलियन का एमओएच, 10 लाख का एमओएच है, उसमें से अगर आपने 50% लगाया है मटेरियल हैंडलिंग के लिए, तो आई कैन से दैट कि जनाब ये 50% और ये 30%,
और ये 20% इक्वल होगा जनाब 5 लाख के, और ये 3 लाख के, और ये 2 लाख के। ठीक है, ये आपका आ जाता है। उसके बाद मैं इसको यहाँ पे कंटिन्यू कर देता हूँ। उसके बाद हमने देखना है कि नंबर ऑफ एक्विजिशन कितनी है आपकी टोटल जो है। तो टोटल प्रोसेस में हमने लेफ्ट से एनालाइज किया है तो ये 1000 जो है वो आपकी रिक्विजिशन हैं टोटल इस एक्टिविटी 1 के लिए। जो आपके पास मशीन सेट आवर्स हैं वो टोटल 1500 आवर्स हैं। उसके बाद आपके पास जो क्वालिटी इंस्पेक्शन है वो 150 है। आप नोट कीजिएगा कि मैं वही नंबर यूज़ कर रहा हूँ जो मैंने ए और बी के लिए यूज़ किया। 400 600 इज इक्वल टू 1000, और 500 1000 इज इक्वल टू 1500, और 1500 आपके पास 150। वंस यू डन विद दिस, आपने ये काम कर लिया, देन अगेन अपने रेट ही निकालना है अभी। तो 5 लाख का 1000 पे डिवाइड किया तो आई थिंक ये 500 बन जाता है। ठीक है, 1500 को 300 पे डिवाइड किया तो ये आपके पास दो ये गया 3000, 3000 को 15 पे किया तो 2000। 2000 होगा कि 200 होगा, अभी देख लेते हैं। लीटर 3 लाख डिवाइड बाय 1500, तो ये सर 200। 200 होगा। हाँ जी, 200 तो आपके पास आ 200। जाएगा। 200 आ जाएगा आपके पास यहाँ पे। उसी तरह से जो ये 2 लाख हमारे पास है तो उसको भी हम निकाल सकते हैं कि जी 2 लाख आपके पास है, उसको डिवाइड कर दे 150 के ऊपर, तो 1333 आ गया। तो राउंड ऑफ करने के बाद मैं इसको 1333 ही 133 ही कर देता हूँ। ठीक है, अब आपने ये रेट निकाल दिया, एक्टिविटी का रेट निकाल दिया पर एक्विजिशन 200 पर आवर, 1313 पर क्वालिटी इंस्पेक्शन आपके पास यहाँ पे आ गया। तो आपके पास ये वेट आ गया। तो आपने सिंपली करना क्या है कि आपने ए जो है मटेरियल उस पर 400 रिक्वेजिशन लग रही हैं, नंबर ऑफ स्लिप 400 है, उसको मल्टीप्लाई कर दें जनाब 500 से। ये मशीन आवर्स 500 है, एक मशीन आवर 200 का है तो आपको 200 से मल्टीप्लाई कर दें। क्वालिटी इंस्पेक्शन आपका 50 का है, और 50 नंबर ऑफ क्वालिटी इंस्पेक्शन हैं तो आप उसको ए 1,333 से मल्टीप्लाई कर दें, सेम गोस को दें। इन दोनों को आपस में जनाब कॉलम को मल्टीप्लाई करें, आपके पास आ जाएगा कि ए के ऊपर कितना एम खर्च हुआ है और बी के ऊपर कितना एम खर्च हुआ है। तो कोई मसला तो नहीं होगा इसको कैलकुलेट करने में, हो जाएगा अब ये। किसी को कोई मसला है इसमें, कोई बताएं, कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताएं। ठीक है जी, तो यही आपकी सभी एक्टिविटीज बहुत बेस कॉस्टिंग है। अब इसके मतलब बात करते हैं कि भाई ये क्यों इस तरह की चीज़ें हमारे पास आ रही हैं। और सर ये 600 किधर से है, ये जो बी पार्ट में हमने लिखा हुआ है 600 मल्टीप्लाई 50, हाँ ये जी, थोड़ा सा बताइए, ये थोड़ा सा हाँ, बता दें। ये जो 600 है ये मैंने अज्यूम किया था, कि जो प्रोडक्ट ए है उसके ऊपर हम लगा रहे हैं जनाब 400 सेटअप मशीन मटेरियल हैंडलिंग की नंबर ऑफ स्लिप्स हैं, नंबर ऑफ एक्विजिशन 400 हैं, और बी के लिए 600 हैं। ये मैंने अज्यूम किया था मैंने। ठीक है, अब क्वेश्चन में गिवन होगा ऑब्वियसली आपको कि भी कितनी एक्विजिशन चाहिए, आपको मैं क्वेश्चन में दिखाता हूँ तो आप उसको भी समझ जाइएगा, तो आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी। लेकिन ओके ये सर। जो जो डेटा है ये मैंने खुद अज्यूम किया है, ये वाला भी और ये वाला भी, ये मैंने खुद assume किया, लेकिन इसको मैंने मल्टीप्लाई किया इस वेट के साथ। तो पहले मैं वेट निकाल दूंगा, उसके बाद मैं उसके रिस्पेक्टिव जो एक्टिविटी आवर्स हैं या जो भी एक्टिविटी का मई है उससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, देन गेट द टोटल, उसके बाद निकालूंगा। तो ऑब्वियसली यहाँ पे एक चीज़ तो मुझे कंफर्म होगी, और ये आपका क्वेश्चन का चेकअप भी होगा कि वाकई आप सही काम कर रहे कि नहीं कर रहे। वंस आपने ये एम सारा निकाल दिया है, ए का और बी का भी सारा एम निकाल दिया है, दोनों को टोटल करके देखें, आपके पास ये 1 लाख के इक्वल आना चाहिए। जब ये 1 लाख के इक्वल हो गए तो अपने अपने जो ए और बी की कॉस्टिंग है उसका एम को आपने मोर एक्यूरेटली डिस्क्राइब कर दिया है, एलोकेट कर दिया है, जस्टिफाई कर दिया है। अगर हम ट्रेडिशनल कॉस्ट सिस्टम पे होते तो फिर हम क्या कर रहे होते,
ए को हम लेट्स से 50% एलोकेट कर देते, बी को 50% बी को कर देते, ये जो भी परसेंटेज हमने तय की हम वो एलोकेशन उसकी सीख लेते। लेकिन यहाँ पे मसला क्या था कि ए की हो सकता है कॉस्ट कम हो लेकिन वो हमने ज़्यादा चार्ज कर दी है, बी की हो सकता है कॉस्ट ज़्यादा हो हमने कम चार्ज कर दी, तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया है, हमने उसको अपने मुकम्मल ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रोटेक्शन प्रोसेस है उसको डिफरेंट एक्टिविटीज में डिवाइड करने के बाद उसको हर कॉस्ट की हर प्रोडक्ट को मैंने डिफरेंट डिफरेंट कॉस्ट एलोकेट कर दी है। अब अगर आप रीजल क्या कहते हैं रियल सेक्टर में देखें तो आपके पास देखें यहाँ पे, अगर मैं इसको और एग्जांपल दूँ आपकी, तो यहाँ पे आप यूसीपी की एग्जांपल ले लें। यूसीपी की एग्जांपल है आपके पास कि यूसीपी जो है वो ऑब्वियसली आपको पता है कितने प्रोग्राम रन कर रहा है, एक बिजनेस स्कूल भी है, ठीक है। उसके बाद मीडिया, मीडिया की भी एजुकेशन होती है, उसके बाद इंजीनियरिंग वाले भी बैठे हुए हैं, बिजनेस स्कूल और प्लस अकाउंट्स, ठीक है। ये दोनों डिपार्टमेंट अब तो इकट्ठे हो गए हैं। उसके बाद आपके आपके पास साइकोलॉजी वाले भी हैं, इकोनॉमिक्स वाले भी आपके पास हैं। तो व्हाट इज हैपनिंग दिस, जैसे ये जो डिपार्टमेंट्स डिफरेंट स्कूल्स हैं ये बेसिकली आपकी प्रोडक्ट्स हैं, ये आपकी प्रोडक्ट्स हैं। और यहाँ पर हमारे पास तो अगर इसकी एक्टिविटी वाइज अगर हम देखें तो जो यूनिवर्सिटी का खर्चा है तो हमारे पास देखेंगे कि रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है, क्लास सेटअप हैं, ठीक है। क्लास सेटअप आपके पास हैं, आपके पास जो स्टाफ आपको चाहिए एडमिन का वो कितना चाहिए, आपके पास जो स्टाफ है जो एकेडमिक है वो कितना चाहिए, ठीक है। और इसके बाद एग्जामिनेशन वाले देखें, एग्जामिनेशन ऑफिस आपके पास एक होता है। तो इस तरह से और भी काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं। मैंने एग्जाम्पल आपको मैंने दिए हैं कि ये चंद एग्जाम्पल्स हैं। आप उसमें एज पर अगर स्टेटमेंट करना चाहें तो डिवाइड कर सकते हैं डिफरेंट यहाँ पे। अब रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस में हम देखते हैं कि पूरी यूनिवर्सिटी की हम अगर कॉस्ट निकालते हैं एजुकेशन की, एक छोटी सी एग्जांपल के तौर पे एमओएच उसका हम निकालते हैं कि भी उसका एमओएच को क्योंकि सर्विस का भी एमओएच होता है, आपने वो जॉब ऑटो कॉस्टिंग में किया होगा। तो लेट्स से कि जी अगेन वही यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं कि जी 1 मिलियन का यूसीपी ने एमओएच खर्च किया है, या एवरेज है या स्टैंडर्ड है या बजटेड है या जो भी चीज़ है 1 मिलियन का है। अब 1 मिलियन का एमओएच जो है यहाँ पर उसने डिफरेंट एक्टिविटीज डिफाइन करके उसने देखा है कि रजिस्ट्रेशन के ऊपर कितना यानी कि हमारा खर्चा आता है, ठीक है। इसकी एलिगेशन वैसे हम कर दें 10% रजिस्ट्रेशन के ऊपर, 5%, 25% इसके ऊपर, 25% इसके ऊपर, 30% इसके ऊपर, इस तरह की डिवीजन मल्टीप्लाई करके आप उसको डिवाइड कर सकते हैं। और उसके बाद आपने रेट निकाल सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल ये आपका जो भी नंबर ऑफ एमओएच है उसके पास रजिस्ट्रेशन के नंबर कितने रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन आपके पास आती है, कितने नंबर ऑफ लेक्चर्स आपको लेक्चर रूम्स आपको चाहिए। लेट्स से कि हम कहते हैं जी कि बिजनेस स्कूल को 50 लेक्चर रूम चाहिए, मीडिया हाउस को 30 चाहिए, इंजीनियरिंग वालों को 40 चाहिए, इकोनॉमिक्स वालों को 10 चाहिए। इस पर हम एग्जाम्पल दे सकते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक लेक्चर रूम की कॉस्ट कितनी है। तो यहाँ पे मैं एग्जाम्पल देता हूँ कि एक लेक्चर रूम की कॉस्ट लेट्स से 25,000 है। तो अक्रॉस द बोर्ड आप वो 25 आप मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, आप डिफरेंट डिफरेंट जो बिजनेस स्कूल की टोटल एमओएच निकाल देंगे, मीडिया की टोटल एमओएच निकाल देंगे, इंजीनियरिंग की टोटल एमओएच निकाल देंगे, इकोनॉमिक्स का टोटल एमओएच आप निकाल देंगे। ऑब्वियसली इन सबको ऐड करेंगे तो वो 1 मिलियन से इक्वल ही होगा। लेकिन यहाँ पे कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। यहाँ पर बिजनेस स्कूल को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है कि जी मुझे ट्रेडिशनल कॉस्ट सिस्टम के तहत मुझे एमओएच मुझे ज़्यादा एलोकेट कर दिया गया है, मेरे इतने अखराजात नहीं हैं लेकिन मुझ पर ज़्यादा बोझ डाल दिया गया है। ऑब्वियसली हर बिजनेस स्कूल हर स्कूल का यूसीपी में जो भी स्कूल है उसका ऑब्वियसली प्रॉफिटेबिलिटी लिखी जाएगी ना कि भाई कितने बच्चे आपके पास हैं, कितना स्टाफ आपके पास है, क्या आपने एक्वायर किया हुआ है, क्या आपने बिल्डिंग का कितने परसेंट हिस्सा आपने लिया हुआ है। तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पे होंगी तो वहाँ पे आएगा कि ये बिजनेस स्कूल का जो टोटल एक्सपेंस है यूसीपी का कॉस्ट है वो लेट्स से कि जी 30% आपके पास आती है। तो ये हमने अंदाज़ा का है। लेकिन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के तहत हम एग्जैक्ट बिजनेस स्कूल की ही कॉस्ट निकालेंगे, एग्जैक्ट मीडिया हाउस वालों की ही निकालेंगे, एग्जैक्ट इंजीनियरिंग वालों की ही निकालेंगे, एग्जैक्ट इकोनॉमिक्स वालों की निकलेगी। तो यहाँ पे वो कंफ्यूजन जो होती है
और हमारे पास खत्म हो जाती है कि जो ट्रेडिशनल कॉस्टिंग सिस्टम जैसे जॉब ऑटो कॉस्टिंग कहते हैं कि जी आपका जो ट्रेडिशनल सिस्टम है और ये जो आपका एबीसी सिस्टम है इसमें क्या फ़र्क है कि प्लांट वाइड वन प्लांट वाइड आपका जो एमओएच रेट आपका अप्लाई होता है। एबीसी में क्या है कि मल्टीपल मल्टीपल रेट्स बेस्ड ऑन एक्टिविटी। ठीक है, बेस्ड ऑन एक्टिविटी डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज के मेट पे आप रेट निकालते हैं। जैसे ये 2500 का निकाल रहा था, पिछले एग्जाम्पल में भी केसेस हैं। तो ये आपका एक एज आ जाता है कि जी आपका वाई इट इज आई डोंट वांट टू ठीक हो गया जी। अच्छा, एक तो आपका हो गया ना वन प्लांट वाइड एमओएच रेट हो गया। उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पे जो मुझे जो नज़र आ रहा है कि ट्रेडिशनल कॉस्टिंग सिस्टम को जैसे जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग है उसमें बहुत इजी टू इम्प्लीमेंट है, बहुत इजी टू इम्प्लीमेंट है। लेकिन यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, डिफ़िकल्टी यहाँ पे आएगी ऑब्वियसली। हमने कैलकुलेट करना है भाई बिजनेस स्कूल की कितने क्लासरूम चाहिए, कितना स्टाफ उनके लिए है। तो एक अलग से डेटाबेस हमारा बनेगा, एनालाइज करेगा, फिर परसेंटेज डिसाइड होगी। तो यहाँ पे वो डिफ़िकल्टी यहाँ पे लेवल जो होते हैं वो यहाँ पे ज़्यादा हो जाते हैं। अच्छा, जो ट्रेडिशनल जो जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग के तहत जो हमारे पास जो होगी वो मोस्टली आप यूज़ करेंगे वन प्रोडक्ट के लिए। लेकिन जो अगर आपके पास प्रोडक्ट्स ज़्यादा हैं तो देन यू हैव टू एक्सेल इनटू मोर एडवांस कॉस्टिंग सिस्टम। तो यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स के लिए एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग मौजूद है। मल्टीपल प्रोडक्ट्स मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। अच्छा, जो आपकी जो जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग है वो आपकी कैन बी यूज फॉर एक्सटर्नल पर्पस। ठीक है, बिकॉज आपने एक सिंपल सा आपने हाँ नहीं डालना है कि एम कितना है। ओबियसली जब जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग शीट देंगे अपने कस्टमर को उसमें लिखा होगा डायरेक्ट मटेरियल कितना है, डायरेक्ट लेबर कितनी है, एम आपका कितना है, आपने कैलकुलेट करके बता दिया है। तो यू कैन यूज इट फॉर एक्सटर्नल पर्पस ऑल्दो managerial accounting is totally for the use of internal managers, it's not used for the external, but it can also be used for the external purpose। लेकिन जो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग है क्योंकि इसकी देर बहुत ज़्यादा होती है, मेजरमेंट बहुत ज़्यादा है, कॉस्ट ट्रैवल्स हमने बहुत ज़्यादा आइडेंटिफाई किए हैं, तो इसलिए इट्स ऑलमोस्ट मीनिंगलेस टू शेयर द रिपोर्ट्स विद द एक्सटर्नल कस्टमर। तो ओनली फॉर द इंटरनल पर्पस। ठीक है, आप एक चीज़ यहाँ पे इसको भी नोट कीजिएगा। यहाँ पे जो एक ट्रेडिशनल सिस्टम है वो लेस एक्यूरेट है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जहाँ आपके पास मोर एक्यूरेसी यहाँ पे आती है। तो दोनों चीज़ें आप जो है ना वो यहाँ पे इसको देख सकते हैं। तो ये बेसिकली आप एबीसी का हमारा एडवांटेज ये है कि हमने एग्जैक्टली डिफाइन कर लिया है कि हमारी जो प्रोडक्ट्स बन रही हैं उसके ऊपर एमओएच कितना लग रहा है। जो कि अगर हम ट्रेडिशनल सिस्टम पे होते तो हम प्लांट वाइड रेट एक सिंगल रेट के साथ हम अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्ट मटेरियल की बेस पे या डायरेक्ट लेबर की बेस पे। तो एक्यूरेसी नहीं बचती। और आप समझ सकते हैं कि बिजनेस स्कूल वालों का सेटअप अलग है। आप देख भी सकते हैं कि बिजनेस स्कूल वाले की बिल्डिंग अलग है, जो बाकी स्कूल हैं उनकी बिल्डिंग अलग है, उनका स्टाफ अलग है, उनका हर हर स्कूल की स्टेशनरी अलग है, हर स्कूल की जो बॉडी है, मैनेजमेंट बॉडी है वो डिफरेंट है, हर स्कूल का एक डीन अवेलेबल है। तो ये सब चीज़ें क्यों हो रही हैं, ताकि हम एग्जैक्टली डिफाइन कर सकें कि हमारा कौन सा स्कूल प्रॉफिटेबल है, किस स्कूल पे हमने काम करना है, कौन से स्कूल हाँ जो है हमें एडवर्टाइजिंग में हमने इसको एम्प्लॉय करना है। तो उसमें कि सर्टन फैक्टर्स आते थे। वो अगर आप उसको ओवरऑल पंजाब कॉलेजेस के हवाले से देखें तो आपके पास देखते हैं कि जी माजू है, आपके पास कास्ट आ जाता है, यूसीपी आ जाता है, आपके पास पंजाब कॉलेजेस आ जाते हैं, एक पोर्टफोलियो है आपके पास एक आप पोर्टफोलियो वाइज देख सकते हैं, एक आप बिजनेस वाइज देखने पोर्टफोलियो वाइज भी देखने के लिए आपके पास यूसीपी। यहाँ पे मैं एग्जांपल दे देता हूँ कि जी यूसीपी का कितना एक्सपेंस है, आपके बाद एमए जे यू का कितना है, कस्ट का कितना एक्सपेंस है, कितनी कॉस्ट है, आप उस वाले से भी देख सकते हैं। तो दे आर मैनी मैनी एडवांटेजेस
मैनी मैनी लेवल्स ऑफ वाचिंग द एक्टिविटी का आप किस एंगल पे आप उस टारगेट को एनालाइज करना चाहते हैं अपने कॉस्टिंग सिस्टम को। और मेन गोल यही है कि आपका जो कॉस्टिंग सिस्टम है वो अच्छा हो जाए, इम्प्रूवमेंट उसमें आए, आपके मिस रिपोर्टिंग ना हो, ओवरहेड आपके कम लगे, कम हो और एक्यूरेटली एलोकेट हो। ये ना हो कि हमारी गलती से अगर ए बी सी प्रोडक्ट्स लग रहे हैं तो हमारी गलती से, क्योंकि आपने जो भी प्रोडक्ट है उसकी कॉस्ट पे ही हमने अगर उसको सेल करना है तो उसकी जो सेल प्राइस है वो अफेक्ट होती है उसकी कॉस्ट से। तो हमने अगर ए बी सी तीन प्रोडक्ट बन रही हैं जिसमें सी की कॉस्ट बहुत कम है, लेकिन अपने पुराने सिस्टम की बेस पे हमने सी को हमने अमाउंट ज़्यादा एलोकेट कर दी है, तो उसकी कॉस्ट ज़्यादा करके जब मार्केट में सेल करेंगे तो हमें उसका रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे कंपटीशन इतना हो गया है कि कंपनीज जो हैं दे आर बाउंड टू सेल द प्रोडक्ट एट bound to estimate the cost of the product to sell it in the market at a very competitive price। नहीं तो आपका कंपेटिटर या इंडस्ट्री में कोई दूसरा बंदा आपको जो है ना वो बाईपास कर सकता है, अपनी स्पेशलाइजेशन प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो वट एवर द सिनेरियो कुड बी, तो सेल्स भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, और कॉस्ट भी इम्पोर्टेंट है। कॉस्ट कम करेंगे तो आपकी सेल्स में थोड़ा सा इजाफा होगा क्योंकि आपको प्रॉफिट भी होगा आपको। तो इस तरह के सर्टन जो है ना जो भी इसमें है कि सेल प्राइस कितनी करनी है, कम करनी है, ज़्यादा करनी होगी, तो ये सेपरेट थिंग हम लोग को कॉस्ट के साथ है। कॉस्ट हमें कम करनी है और अच्छी कॉस्टिंग करनी है क्वालिटी मटेरियल के साथ, ठीक है। जो भी कंपनी के ऑब्जेक्टिव हैं, जो पॉलिसी है, हमें उसके तहत हमें चीज़ें इस्तेमाल करनी है। तो किसी को कोई क्वेश्चन इस हवाले से एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के हवाले से? इसी तरह से आपको मैं ये एग्जांपल जो है, जो एक्सरसाइज में से क्वेश्चन था मैंने और सिलेबस में भी लिखा है, आप उसको देख सकते हैं। चैप्टर नंबर 21 की 16 नंबर एग्जांपल क्वेश्चन है। सेम वही मटेरियल हैंडलिंग मशीन सेटअप क्वालिटी इंस्पेक्शन है, उसी एंगल से है। अब आप देख लीजिएगा कि यहाँ पे किया क्या गया है कि जी मेजर इंस्ट्रूमेंट इनकॉर्पोरेशन मैन्युफैक्चर्स टू प्रोडक्ट्स, मिसाइल रेंज इंस्ट्रूमेंट्स एंड स्पेस प्रेशर गेजेस, यानी कि दो प्रोडक्ट्स हैं उसकी जनाब, ए और बी। और ड्यूरिंग अप्रैल 50 रेंज इंस्ट्रूमेंट्स एंड 300 प्रेशर गेजेस वर प्रोड्यूस्ड। अप्रैल में 50 बनाई गई थी और 300 प्रेशर गेजेस बनाए गए थे। ओवरहेड कॉस्ट जो थी वो 94,500 आपके पास थी। एनालिसिस ऑफ द एस्टिमेटेड ओवरहेड कॉस्ट रिव्यूज द फॉलोइंग एक्टिविटी। हमने जब उसको जब अपनी फैक्ट्री को देखा, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को देखा, तो हमने तीन एक्टिविटीज डिफाइन की, जिसमें क्या है, मटेरियल हैंडलिंग है, मशीन सेटअप है, क्वालिटी इंस्पेक्शन है, उसका कॉस्ट है वो भी हमारे पास चीज़ों में, नंबर ऑफ एक्विजिशन मशीन, नंबर ऑफ सेटअप और नंबर ऑफ इंस्पेक्शन। और यहाँ पे कॉस्ट भी गिवन है कि 40,000, 27,500, 2700। मैंने यहाँ पे जब इसको शो किया था तो मैंने इसको यहाँ पे किया था एज ए परसेंटेज, ठीक है। मैंने यहाँ पे इसको कहाँ पर मैंने ये यहाँ पर मैंने ऐसे परसेंटेज किया था कि 50%, 30%, 20%। लेकिन इस न्यूमेरिकल में दे हैव जस्ट गिवन द नंबर। तो अगर नंबर्स नहीं गिवन, परसेंटेज गिवन है, तो यू हैव टू डिसाइड ऑन इट। और इनिशियली तो आपने खुद ही डिसाइड करना है, क्योंकि जब अपने रियल लाइफ में काम करना है तो यू हैव टू कम अप विद योर ओन कैलकुलेशन। तो यहाँ पे टोटल कॉस्ट यहाँ पे एलोकेट हो गई है कि 40,000, और इसका ब्रेकअप उसने देख लिया। वंस वी गॉट दिस, ठीक है, हम यहाँ पे वेट निकाल सकते हैं, क्या ख्याल है? 94,500 है तो 40,000 आपके पास एम ओ एच है, उसका 40,000 है। आप वेट निकाल के देखें। अब वेट निकालने के लिए आप देखते हैं कि जनाब आपके पास टोटल उस एक्टिविटी के लिए कौन कौन से कॉस्ट ड्राइवर्स हैं। तो मटेरियल हैंडलिंग के लिए जो आपके पास कॉस्ट ड्राइवर है वो नंबर ऑफ एक्विजिशन है, और यहाँ पे जो कॉस्ट ड्राइवर जो नंबर ऑफ एक्विजिशन जो टोटल हमारे पास यूज हो रहे हैं वो 1000 है। वैसे मैं इसके न्यूमेरिकल को सॉल्व ना करूँ तो आपको ज़्यादा हो जाए कि हमने इन्फॉर्मेशन को कैसे यूज़ करना है। आपको आइडिया हो गया कि हमने काम कैसे करना है, कि इसको मैं सॉल्व कर दूँ न्यूमेरिकल को? सर ये न्यूमेरिकल एक सॉल्व करते हैं। चलो मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। ये जनाब है क्वेश्चन 21 का 16, जिसमें दो प्रोडक्ट्स हैं। मैं प्रोडक्ट ए कर देता हूँ और प्रोडक्ट बी कर देता हूँ। डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर की कोई बात नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एम की बात है कि एम को हमने एलोकेट करना है, 94,500 पे एलोकेट करना है।
जब इन दोनों प्रोडक्ट्स को एनालाइज किया गया तो हमने अपना पूरा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस गुजारने के बाद हमने देखा है कि हमारे पास 3 एक्टिविटीज़ हैं। नंबर 1 आपके पास मटेरियल हैंडलिंग, नंबर 2 आपके पास मशीन सेटअप, नंबर 3 आपके पास आ जाता है क्या था, क्वालिटी इंस्पेक्शन। ये 3 एक्टिविटीज हमने डिफाइन कर दी। आगे हमने देखना है कि इन एक्टिविटीज का मेजर क्या है, ये कैसे मेजर हो सकती है एक्टिविटीज, इनका कॉस्ट ड्राइवर क्या है। तो मेजर कर सकते हैं या आप उसे ड्राइवर कह सकते हैं। तो वो कैसे कर रहे हैं, तो आपका जो मटेरियल हैंडलिंग है उसका जो नंबर मैंने मेजर ड्राइवर है वो नंबर ऑफ एक्विजिशन है। यहाँ पे नंबर ऑफ सेटअप्स हैं और यहाँ पे नंबर ऑफ इंस्पेक्शन। ओके ओके जी, ना कि ये हमारे पास गिवन है। अब हम देखते हैं कि जी कंपनी ने यहाँ पर 94,500 में से जो KMO चाहे है टोटल कॉस्ट आई है, कंपनी की टोटल नंबर ऑफ एक्विजिशन कितनी है, कंपनी के टोटल नंबर ऑफ सेटअप कितने हैं, कंपनी के नंबर ऑफ इंस्पेक्शन कितने हैं। तो यहाँ पे अगर कुछ इसको एनालाइज करेंगे अगर, तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि जी आपकी जो इसका टोटल गिवन है 400, 200, 200, 400, 200, 200 और यहाँ पर 600, 300, 400, दोनों को टोटल किया तो 1000 आपके पास यहाँ पे है और 500 यहाँ पे है और 600 आपके पास यहाँ पे है। तो आपकी फैक्ट्री में टोटल 1000 आप मटेरियल हैंडलिंग कर रही हैं, नंबर ऑफ एक्विजिशन आपकी 1000 है। अगर कैटेगरी वाइज देखा जाए, प्रोडक्ट वाइज देखा जाए तो 400 ए के जिम्मे में आती हैं, बी में के जिम्मे में 600 आती हैं। टोटल जो मशीन सेटअप हैं वो आपके 500 हैं, जिसमें से 200 ए के लिए हैं और 300 बी के लिए, ये भी गिवन है। और जो क्वालिटी इंस्पेक्शन जो है वो 600 हैं, 400 बी के लिए हैं और 200 ए के लिए हैं। तो यहाँ पे आपके पास ये नंबर आ गया। तो आगे यहाँ पे हमें ये भी डिटेल गिवन है कि जी टोटल कॉस्ट कितनी लगी है, तो 40, 27, 5, 27,000 है। तो टोटल कॉस्ट कॉस्ट कर देते हैं तो 40,000, 27,500, तो 27,000 ये। आगे आप उसके देख लें, नंबर ऑफ एक्विजिशन देख लें तो कितनी है, 1000 है नंबर, और यहाँ पे 500 है और ये 600 है। तो यहाँ से आप रेट निकाल सकते हैं। 40,000 को 1000 पे डिवाइड कर दें, 27,500 को 500 पे डिवाइड कर दें, 27,100 को 600 पे डिवाइड कर दें। तो यहाँ पे आपको पर एक्विजिशन रेट आ जाएगा। तो ये बड़ा सिंपल सा है कि आपने 40,000 एक्विजिशन आपने एक्विजिशन की, आपकी टोटल कॉस्ट 40,000 है, नंबर कितना है 1000 है, तो पर एक्विजिशन कॉस्ट कितनी होगी 40। ठीक है। अगर मैं ये कहता हूँ जी कि मेरे पास जो नंबर ऑफ सेटअप्स हैं उसकी जो कॉस्ट है वो 27,500 है टोटल कॉस्ट, हमारी फैक्ट्री में टोटल 55 कितने कितने हैं, तो वो आपके पास आ जाएगा 55 है 555 सर। आ गया। और ये कितना आएगा, 270, सॉरी 45 सर। 45, ये 45 आ गया। तो आपके पास ये वेट आ गया आपके पास। नाउ आपके पास डाटा सर है कि 140 टोटल। 140, टोटल 140 आ गया। चलो ये हमें नहीं चाहिए वैसे। तो टोटल आपने जो एक्टिविटी 1, 2, 3 में देखें हमने कितने लगाए हुए हैं, तो मटेरियल हैंडलिंग में हमने लगाए हुए टोटल 400 सेटअप्स हैं। ठीक है, 400 एक्विजिशन थे। बी में कितनी है 600 हैं। और ए के लिए कितनी हमारे पास मशीन सेटअप में 200 मशीन सेटअप्स हैं, 200 आवर्स हैं।
नंबर ऑफ सेटअप थे, और 200 जो हैं उसके क्वालिटी इंस्पेक्शन थे, और यहाँ पर 300 और 400 ये हैं। तो सिंपली आपने क्या करना है, जो वेट आपने निकाला है उसका आपने सिंपली वो वेट से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। सिंपली आपने उसको उस वेट से मल्टीप्लाई कर देना है। तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल करके देखते हैं कितना आता है। सर 400 2,40,000 पहला आता है। एक मिनट, 400 को 40 से किया तो ये 16,000 आ गया, और सर 600 को 600 को 4600 है, सॉरी सर, ये 24,000 आएगा। ये 24,000 है, 4 6 24, इससे अगले वाला आएगा 16,500। 16,500। ओके, और सर उससे अगले वाला आएगा 18,000। 18,000, और ये 90, सर ये 16,500 है, नीचे वाला 18,000 है। नीचे वाला 18,000 है। इसका कितना है? इसका 16,500 है। 300 × 55 का 16,500 है। 16,500, और इसका कितना है? 18,000 नीचे वाले का। 18,000 नीचे वाला। अच्छा, इसका ये सही है, ये नहीं जी है सर, ना? 18,000 ही। ये सेम है? नहीं, सेम कैसे हो सकती है? मैं सर तो सेम तो नहीं है। 200 को मल्टीप्लाई किया जनाब 55 से, तो ये एक 11,000 हो सर गया। 11,000 आता है। 11,000 आपके पास है जनाब, ये है। और 200 को मैंने 45 से किया तो जनाब 45 आ गया, तो 9,000 हो गया। सर 9,000। ठीक है, तो ये देखें, ये 200 था, ये 400 है, 18,000, ये 200 है, 300 है, तो 16,500, ये भी इसका है। इनको तीनों को टोटल करके देखें कितना आ गया। 16,000 प्लस 11,000 प्लस सर 9, 58,500। 36,000। फिफ्टी सर एट फाइव हंड्रेड आ रहा है 36। सर। ये 36। 58, हाँ ये 58,500 है। जी सर। ठीक है, दोनों को टोटल करके देखें कितना आता है। 58,500 प्लस 36,000 प्लस सर 58,500 प्लस 36 आएगा 94,500। 96,500 सर, 94,500। 94,500। देखें यही है ना? जी यस सर। सर। ठीक है, तो हमने क्या किया हुआ है, हमने ये देखा हुआ है कि हमने अगर हम ट्रेडिशनल कॉस्टिंग कर रहे होते तो हम 94,500 को, अब मैं एग्जांपल देता हूँ, अगर यहाँ पे छोटी सी, कि कोई भी बेस ले लें, लेट्स से हम यहाँ पे कहते हैं जी जनाब आपका जो 94,500 है इसको मैं डायरेक्ट मटेरियल का बेसिकली 30% है। ठीक है, ये हमने उसका निकाला, तो 94,500 है। आगे हम देखते हैं कि नाम ए के ऊपर कितने कितने उसका परसेंटेज है, उसके मुताबिक उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, बी को कितने परसेंटेज उसके मुताबिक मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एक वेज किस्म की, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इमेजिन कर सकता हूँ कि अगर रेडिएशन सिस्टम के तहत ए के ऊपर जो एम हमने लगाना है वो हो सकता है कि जी 45,000 हो, और ये हो सकता है जनाब के 49,500। ठीक है, इमेजिन कर रहा हूँ मैं। ट्रेडिशनल कॉस्ट सिस्टम के तहत ये इस तरह का वेट निकल सकता है, लेकिन हमने एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के तहत अगर किया है, आपको हर जो भी प्रोसेस है उसकी हमने डिफरेंट एक्टिविटीज़ डिफाइन की हैं, ड्राइवर्स डिफाइन करने के बाद फिर एलोकेट किए है। तो ये देखें, 36,000 यहाँ पे है और 58,500 यहाँ पे है, लगा आपका 94,500 ही है, लेकिन इफेक्टिवली वी एलोकेटेड एमओएच टू बोथ ऑफ द प्रोडक्ट। अब यहाँ पर अब इमेजिन करें कि यूसीपी के, ये आपकी पूरी एग्जांपल हो गई है। इमेजिन करें कि यूसीपी के जो बिजनेस स्कूल्स हैं वो आप उनकी अपनी अपनी कॉस्ट होगी, हर साल की वो देखेंगे कि हमारी हमारी इतनी कॉस्ट लगती है, तो उसके मुताबिक मैनेजमेंट देखेगी कि ये जो प्रोग्राम है या ये जो स्कूल है ये बंद करना है कि नहीं करना, ताकि बाकी प्रोग्राम्स जो हैं, बाकी जो स्कूल्स हैं वो सही चल रहे हैं, उनको कोई मसला नहीं आ रहा, वो प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, लेकिन ये स्कूल हमें प्रॉफिट नहीं दे रहा, तो इस स्कूल के मुताबिक या तो इसे बंद किया जाए या इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट की जाए।
तो हम तभी कर सकते हैं जब हमारे पास एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग सिस्टम होगा। तो अगर वो नहीं है तो फिर हम तो ऑब्वियसली वो वो दरिया में जो है ना, वो जो जो स्कूल नहीं चल रहा वो भी साथ में दरिया के बहाव में उसको भी हम रन कर देंगे। क्या ख्याल है? ठीक हो गया जनाब? यस सर। है। यस सर। अभी यस अभी सर। क्वेश्चन की भी स्टेटमेंट को देख लेते हैं कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट। अब आप मुझे बताएं कि अब आपको ये न्यूमेरिकल आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, कि जी मेजर सर इंस्ट्रूमेंट। आ रहा है, बस एक बार इसका क्वेश्चन दिखाइएगा। हाँ, क्वेश्चन देख लेना। तो अभी ये देखें कि अभी मेजर इंस्ट्रूमेंट कंपनी मैन्युफैक्चर टू प्रोडक्ट, मिसाइल रेंज इंस्ट्रूमेंट्स एंड स्पेस प्रेशर गेजेस। दो प्रोडक्ट हैं, मिसाइल रेंज और स्पेस प्रेशर गेजेस हैं। एप्पल के दौरान 50 बनाए हैं उसने मिसाइल रेंज, और 300 उसने वो बनाए हैं। 94,500 की टोटल कॉस्ट लगी थी। आगे ये सारा काम जो हमने उसमें न्यूमेरिकल में किया था वहाँ पे किया होगा। तो ये सब चीज़ें जहाँ पे डाटा है तो उसके मुताबिक वो आपको कंपेयर कर सकते हैं। इसके साथ आपको वही चीज़ आपको निकलेगी कि पहले हमने वेट निकाला है, वेट निकालने के बाद हमने उसकी रिस्पेक्टिव एक्टिविटी वाइज जो हमारे पास जो नंबर हैं उससे, जैसे यहाँ पे 400 है, 200 है, ये भी 200 है, मल्टीप्लाई करने के बाद हमने वो 36,000 ये 58,500 ये निकाला है। तो यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं कि जनाब सबसे पहले क्या था कि डिटरमिन द ओवरहेड रेट फॉर द ईच एक्टिविटी। हर एक्टिविटी के लिए अगर आपने ओवरहेड रेट निकालना है तो हमने ये निकालना होगा। ठीक है ना? 40,000 को 1000 पे डिवाइड किया, 27,500 को 500 पे डिवाइड किया, जो हमारा टोटल यहाँ पे गिवन था ये वाला 1500 600, हमने उसको वहाँ से ओवरहेड का रेट निकाल लिया है। तो एक दफ़ा ओवरहेड का रेट निकाला है तो हमने टोटल नंबर ऑफ कैपिटल से मल्टीप्लाई करना है। असाइन द मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट अकॉर्डिंग टू द टू प्रोडक्ट्स यूजिंग। एक मिनट होल्ड कीजिएगा, यूनिवर्सिटी से कॉल आई है। एक मिनट से, एक मिनट। अच्छा जी, ठीक हो गया जनाब? और कोई मसला इसमें कोई? हम क्या कर रहे थे डिस्कस? असाइन द मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट फॉर अपेयर टू द टू प्रोडक्ट्स, दोनों पे आपने कर दी। और उसके बाद जो हमने जो रिजल्ट निकाला है वो आपके पास यहाँ पे है। दोनों को साइन करने के बाद ये 36,000 यहाँ पे है, 58,500 यहाँ पे है। तो दोनों की हमने देख ली है कि एक्टिविटी 1 के तहत 16,000 है, एक्टिविटी 2 के तहत 11,000 है, फिर 9,000 है। तो आपने यही काम करना है बेसिकली। क्या ख्याल है, हो जाएगा ये? सर कौन से वाला करना है हमें, 18 वाला? 17 वाला। अरे चैप्टर 21.7 है ना? ये 2116 ये आपको नजर आ रही है। ठीक हो गया। 16 भी ऐसे ही है, और 17 को भी आप देख लीजिएगा। आप 17 की प्रैक्टिस कीजिएगा। आप इसमें डिफरेंट चीज़ें हैं, लेकिन अगेन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग को ही कंप्यूट कर रहे हैं बेसिकली। लेकिन यहाँ पर उन्होंने कुछ इन्फॉर्मेशन को डिफरेंट एंगल से दिया हुआ, आप उसको देखिएगा सर वैसे कि सारे चैप्टर्स में से सबसे ज्यादा वेटेज किस चैप्टर की है? इसी की है 21 की?
इक्वल वेटेज होगी। आई मीन जितने भी आपका ये कंटेंट मैंने आपको जो सिलेबस दिया था उसकी इक्वल वेटेज है। चलो ठीक है सर। ठीक हो गया, चलो जी, रिकॉर्डिंग ऑफ कर दूं क्योंकि टॉपिक हमारा खत्म हो गया।